प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याख्यान माला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी के मुख्य पात्र बंटी के जीवन चरित्र से संबंधित। आमतौर पे हिंदी समीक्षकों द्वारा आपका बंटी के मुख्य पात्र बंटी को एक प्रॉब्लम बॉय के रूप में दिखाया गया है और ये उपन्यास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि बंटी एक ऐसा अभागा पात्र है, एक अभागा बेटा है जो माता और पिता के रहते हुए भी उपेक्षित रहता है और इस तरह से पाठकों की सहानुभूति का पात्र भी बन जाता है। हमें बंटी का परिचय उपन्यास के आरंभ में ही प्राप्त होता है जब उसकी मम्मी कॉलेज के लिए जा रही होती है। बंटी का चरित्र संपूर्ण उपन्यास में छाया रहता है। मुख्यतः जो घटनाएं हैं वो बंटी की इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। बल्कि एक और ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो प्रमुख पात्र है उपन्यास का वो बंटी ही है। उपन्यास की समूची कथा इसी नन्हे बालक की नन्ही नन्ही बातों के भीतर सिमटी हुई होती है और जो भी घटनाएं हैं वो इसके इर्द गिर्द बुनी जाती हैं। जब हम बंटी के चरित्र की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें मुख्य रूप से उस बालक में अनेक तरह की विशेषताएं दिखाई देती हैं। परिस्थितियों का शिकार होकर के लगता है जैसे बालक अंतर्मुखी हो गया है, एकाधिकार की उसमें भावना पनप उठी है, इच्छाओं का अत्यधिक विकास हो गया है और एक मनोवैज्ञानिक जो ग्रंथि है, इपिडस ग्रंथि, उसका वो शिकार हो जाता है और अंततः हम पाते हैं कि वो सहानुभूति का पात्र बन जाता है। इस तरह से हम आज चर्चा उनकी चारित्रिक विशेषताओं को लेकर कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो प्रमुख बिंदु है बंटी का, उसकी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषता है। बंटी मम्मी के अत्यधिक स्नेह के कारण स्वतंत्र व्यक्तित्व ही विकसित नहीं हो पाता है। वस्तुतः बालक का जो स्वतंत्र विकास एक आयु विशेष के बाद घर में होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। बंटी का दुर्भाग्य ये है कि उसकी मम्मी उसे घर के बाहर निकलने ही नहीं देती। उसकी बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं मम्मी के स्नेहांचल के नीचे दबी की दबी रह जाती हैं। यानी मम्मी को डर लगता है कि अगर बच्चा बाहर जाएगा तो अनेक तरह की समस्याओं का सामना करेगा। इस डर के कारण बंटी अंतर्मुखी हो जाता है। बंटी चाहता है कि वह उन्मुक्त संसार में विचरण करे, किंतु उसकी मम्मी उसे एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं रखना चाहती है और बंटी इस बात को नहीं जानता कि ऐसा कौन सा कारण है। एक स्थान पर मन्नू भंडारी उसकी मनोस्थिति को समझते हुए लिखती है, सामने से दो लड़के साइकिल पर गुजर रहे तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी 2 पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देगी। जाने क्यों उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। जब उसकी मम्मी की ये मनस्थिति होती है बंटी के लिए तो इस तरह से इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो शंका है कि बाहर निकला और बंटी के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटे और इस तरह से बंटी बाहर नहीं निकल पाता है तो उसका जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से विकसित नहीं हो पाता है, वो अंतर्मुखी बन जाता है। एकाधिकार की जो भावना है बंटी में वो किस तरह से पनपती है वो हम देखते हैं। बंटी के चरित्र की ये एक बहुत दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह अपनी मम्मी पर एकाधिकार रखता है। इस स्थिति का स्पष्ट कारण ये है कि उसके जीवन में उसकी मम्मी ही सर्वस्व है।
मम्मी से आगे बढ़कर वह सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो आसपास केवल अपनी मम्मी को ही देखता है। उसके सारे क्रियाकलाप एकांततः मम्मी को प्रसन्न रखने तक ही सीमित होते। वो भी चाहता है कि मम्मी उसकी सदा प्रसन्न रहे। वह मम्मी के पास ही सोता है, दिन में न चाहते हुए भी आंखें बंद किए पड़ा रहता है ताकि उसकी मम्मी प्रसन्न रहे। वह अपनी मम्मी को प्रसन्न देखना चाहता है और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। तो यहाँ हमें ये भी प्रतीत होता है कि वो मम्मी के प्रेम को भी बांट करके नहीं देखना चाहता, मम्मी पर पूरा एकाधिकार रखता है। किसी भी तरह से जब कोई दूसरा व्यक्ति मम्मी के पास आता है या मम्मी से बात करता है तो भी उसे उसका जो मन है वो समकालू हो उठता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से एकाधिकार की भावना उसके मन में धीरे धीरे पनपने लगती है। इच्छाओं का अति विकास। अब देखिए कि जो अंतर्मन की जो इच्छाएं हैं वो किस तरह से बंटी के मन में विकसित होती हैं। आजकल मनुष्य जीवन की परिस्थितियां इतनी अधिक जटिल और विषमतापूर्ण बन गई हैं कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा ही जीवन का लक्ष्य बन चुकी है। ऐसी स्थिति में समायोजन की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है और मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण भी हम यही देखते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में बंटी के दुख का मूल कारण यही है कि वह मम्मी से एकनिष्ठ प्रेम की इच्छा रखता है। उसकी ये इच्छा इतनी अधिक बलवती हो गई है कि वह उसके दुख का कारण भी बन जाती है। इच्छाओं का अति विकास जहाँ मनुष्य को दुष्कर कार्यों में सफलता दिला सकता है, वहाँ किसी किसी इच्छा का अति विकास बालक में तरह तरह की मानसिक विकृतियां भी पैदा कर देता है। बंटी ने भी इसी प्रकार की अनेक विकृतियों को अपने में विकसित कर लिया है। तो ऐसे में ये देखते हैं कि किस तरह से बालक का जो परिपालन हो रहा है, बालक किस तरह से अत्यधिक इच्छित विकृतियों का शिकार हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके अंदर इच्छाओं का विकास बहुत तेजी से होता है। एक मनोविज्ञान की जो स्थिति आती है, इडिपस ग्रंथि का भी हमें यहाँ बंटी शिकार नजर आता है। कई बार बालक में इडिपस ग्रंथि का विकास हो जाता है। मनोविज्ञान में इडिपस ग्रंथि का आशय उस स्थिति से होता है जब कोई पुत्र अपनी माता को अत्यधिक प्यार करने लगता है। ये पाश्चात्य मनोविज्ञान की एक अवधारणा है। एक ग्रीक नाटक में एक पुत्र इडिपस नामक भाग्य देवी के कहने पर अपने पिता को ईर्ष्या के कारण मार देता है और बाद में अपनी माँ से विवाह कर लेता है। तदुपरांत जब उसे चेतना आती तो वह अपने किए हुए पर दुखी हो उठता है और अपनी आंखें निकाल लेता है। यहाँ जो उपन्यास आपका बंटी उपन्यास में बंटी में भी इसी प्रकार की ग्रंथियां हमें देखने को मिलती हैं। वह अपनी मम्मी को अत्यधिक प्यार करता है, किंतु डॉक्टर जोशी के प्रति वह पितृभाव रख ही नहीं इसका। जो डॉक्टर जोशी जो दूसरा उसकी मम्मी से विवाह कर लेता है तो वह पिता के रूप में उसे स्वीकार नहीं कर पाता। यही नहीं, वह डॉक्टर जोशी के प्रति ईर्ष्या का भाव भी रखता है। सच्चाई तो यह है कि वह डॉक्टर जोशी के नाम तक से चिढ़ता है, उसे नफरत करता है। एक बार जब डॉक्टर साहब के घर जाने की तैयारी में सोफे, कपड़े, फर्नीचर आदि की पसंदगी की बात चल रही थी तो मम्मी ने उस व्यक्ति के सामने ही बंटी को बुलाया। उसने उसकी रुचि पूछी। तभी मम्मी ने उस व्यक्ति से केवल ये पूछ लिया कि क्या डॉक्टर साहब ने भी कुछ पसंद किया है। और इसके साथ ही देखिए किस तरह से बंटी की जो स्थिति है वो लेखिका ने यहाँ चित्रित की है। बंटी का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। यहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं करता वह पसंद, डॉक्टर साहब के लिए वह कुछ भी नहीं करेगा, अब मम्मी ही बैठकर करें। देखिए भाव तेजी से बदल जाते हैं। तो यहाँ एडिपस ग्रंथि स्पष्ट रूप से लक्षित होती। इस प्रकार जब एक बार मम्मी डॉक्टर साहब के लिए स्वेटर बुन रही थी तो बंटी सोचने लगा कि वह जो स्वेटर बुन रही है वह भी उसके लिए नहीं बुन रही, डॉक्टर जोशी के लिए बुन रही है। जब डॉक्टर जोशी इस घर में नहीं आए थे, मम्मी का हर काम, इस घर का हर काम बंटी के लिए होता था। अब सब कुछ डॉक्टर जोशी के लिए होने लगा है। वह समझता है हो उसका क्या जाता है। ये जो मनोविज्ञान की भाषा में इस ग्रंथि को शैशव लैंगिकता की चरम सीमा भी कह सकते हैं। बंटी में भी इस प्रकार का भाव कई बार देखने को मिलता है।
स्कोन जो उसकी मम्मी है, उसके प्रति उसके मन में इस तरह का भाव उत्पन्न हो जाता है। एक हम देखते हैं कि बंटी का जो संपूर्ण उपन्यास में क्रियाकलाप है, उसकी मनःस्थिति है, वो किस तरह से परिस्थितियों से जूझता है, तो एक तरह से वो सहानुभूति का पात्र भी बन जाता है। बंटी अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियों से घिरा होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति की सहानुभूति उसके प्रति दिखाई देती है। निश्चय ही वह एक ऐसा अभागा बालक है जिसे ईश्वर ने माता और पिता दोनों के लिए दोनों दिए हैं, किंतु इस पर भी वह एक अनाथ की तरह से ही रहता है। यद्यपि इस स्थिति का कारण प्रत्यक्ष उसका अपना व्यवहार भी है, किंतु उस व्यवहार के मूल में भी तो बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, अर्थात उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहीं न कहीं उसके माता-पिता उसके लिए जिम्मेदार हैं। उसकी मम्मी और पापा का वैवाहिक जीवन किन्हीं कारणों से सुखी नहीं रह सका, जो भी कारण रहे हों, उस सब का परिणाम इस नन्ही सी जान को ही भुगतना पड़ता है। ये उसका दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि उसकी जो मम्मी हर घड़ी उसी की होकर रहती थी, वही मम्मी एक दिन उससे इतनी अधिक तंग आ गई कि उसने अपने ही हाथों अपने बंटी को विदा कर दिया। यानी जो बंटी का पिता है, उसकी मम्मी का पहला पति है, उसके साथ वो उसे भेज देती है। इसी प्रकार जो पापा उसे इतने चाव से कलकत्ते ले गए थे, उन्हीं पापा ने उसे अपने घर में रखने के बजाय हॉस्टल में भेजने का दुखद निर्णय लिया। निश्चय ही ये परिस्थितियों की विडंबना है कि बंटी कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपनी मम्मी और पापा के साथ भी वह पूरी तरह रच-पच नहीं पाता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंटी नहीं, उसके माता-पिता, उनके परस्पर कटु संबंध ही उस बंटी के स्वभाव, बंटी के उस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण उपन्यास में कहीं न कहीं बंटी सभी का सहानुभूति का पात्र भी बन जाता है। और सारांशतः ये कह सकते हैं कि आधुनिक जो परिवेश है जीवन का, समाज का, उसमें कहीं न कहीं हर किसी दूसरे तीसरे घर के अंदर ऐसे बंटी हमें दिखाई दे जाते हैं। और बड़े मनोयोग से मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में बंटी का एक सुंदर चित्रण किया है। यानी एक यथार्थ जीवन में घटने वाली या यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, अर्थात पात्रों के माध्यम से जो अभिव्यक्त होती हैं, उसको चित्रित किया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बंटी जो है उसमें माता-पिता के वैमनस्य के कारण इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। आज इतना ही, अगली कड़ी में हम उपन्यास के ऊपर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।